आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान नजमानी। और आज हम बात करेंगे यूपी की कानून व्यवस्था पर, जहां तीक अशरफ हत्याकांड की तर्ज पर ही पुलिस अभिरक्षा में एक और कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की हत्या कर दी जाती है। सोचिए जरा, जब पुलिसकर्मी साथ में गश्त करते हैं तो लोगों में डर के साथ ही सुरक्षा का भी एहसास कराया जाता है, लेकिन उसी पुलिस के सुरक्षा के घेरे में पेशी पर आए आरोपी की हत्या करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी जाती है। लेकिन दावे तो ये भी किए जाते हैं कि नो कर्फ्यू और नो दंगा, यूपी में सब है चंगा। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर किया गया ये दावा सुनिए। कौन मर रहा है, सवाल ये कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। कौन मर रहा है, सवाल ये कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। तो देखिए कि पुलिस की अभिरक्षा पर भी अब सवाल लगातार खड़े होना है, और खड़े होना भी लाजमी है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड हुआ, अतीक अशरफ हत्याकांड हो जाता है और अब संजीव जीवा की हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन तीनों ही हत्याकांड पर एक चीज जो है वो पूरी तरीके से कॉमन है। वो ये है कि सभी की जो हत्या है वो पुलिस की अभिरक्षा में की जाती है, पुलिस की सुरक्षा घेरे में की जाती है। तो सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार कोर्ट परिसर के अंदर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके की किसी वारदात को अंजाम दिया गया हो। 13 फरवरी साल 2017 में भी लखनऊ बार के संयुक्त सचिव संजीव लोधी पर बम से हमला किया गया था, तो भी कहा गया था कि अब जो कोर्ट है उसके अंदर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। तो वही साल 2012 में भी सिविल कोर्ट परिसर में सीढ़ियों के नीचे कूड़े के ढेर में एक बड़ा विस्फोट हुआ था। तो लगातार इस तरीके की जो खबरें हैं वो कोर्ट से सामने आती है कि कोर्ट परिसर के अंदर जो सुरक्षा के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो किस तरीके से फेल होते हुए दिखाई देते हैं, उसका एक बार नतीजा हम सभी ने देखा कि किस तरीके से पुलिस की सुरक्षा में एक जो कुख्यात अपराधी है उसको लाया जाता है और पुलिस की सुरक्षा में ही उसे मार दिया जाता है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वही कुख्यात अपराधी है जो कहा जाता है कि एक बड़ा गैंगस्टर है, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये मुख्तार अंसारी का किसी समय पे राइट हैंड तक हुआ करता था। तो कृष्ण राय हत्याकांड से लेकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड तक में इसका नाम सामने आया था। जी हाँ, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्याकांड के ही पेशी के लिए इसको कोर्ट लेके आया गया था, जहां पर इसकी पेशी होनी थी। और जैसे ही पेशी के लिए ये आगे बढ़ता है उसी वक्त इसको ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर बार संजीव जीवा को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के लाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने संजीव जीवा कोर्ट तक पहुंचता है। लेकिन हैरानी की बात यहां यह भी है कि आखिर जो हत्यारा है उसे यह कैसे पता चलता है कि आज संजीव जीवा बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने कोर्ट परिसर के अंदर पेशी के लिए आएगा। दरअसल संजीव जीवा की पत्नी ने पहले ही आशंका जताई थी कि उसके पति को मारा जा सकता है। उसने गुहार तक लगाई थी, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अतीक अशरफ हत्याकांड के दौरान उन दोनों की इस गुहार को नजरअंदाज किया गया था, ठीक उसी तरह इस बार भी जो संजीव जीवा की पत्नी ने गुहार लगाई थी उसको नजरअंदाज किया गया, और जिसका नतीजा अब पूरे प्रदेश के सामने है कि पुलिस की सुरक्षा में एक कुख्यात अपराधी को मार दिया जाता है।
पहले भी जो न्यायालय परिसर है वो दहल चुका है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसे कोर्ट परिसर के अंदर किसी ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन कभी जो हत्यारे हैं वो मीडिया कर्मी के भेष में पहुंचते हैं, तो कभी हत्यारे अगर कहा जाए तो वकील के भेष में पहुंच जाते हैं। ऐसे में आखिर आम जनता की सुरक्षा क्या क्या, ना जाने वहां पर और कितने वकील थे। अभी तो महज सिर्फ गोलियां चली हैं, लेकिन अगर वहां पर बमबाजी जैसी घटना हो जाती और अगर उसमें तमाम और लोग मारे जाते तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। अब हत्याकांड तो हो गया है, एक नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है, पुलिस अब मुस्तैद है, लेकिन वो पुलिस तब कहां थी जब वाकई में सुरक्षा को लेकर के दावे किए जाते थे, जिसमें यूपी सरकार के साथ जो लखनऊ का प्रशासन है वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब लगातार कार्यवाहक डीजी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यूपी को हर बार कार्यवाहक डीजी ही क्यों मिलता है, कि आखिर यूपी को कार्यवाहक डीजीपी से ही क्या काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि अब ये सवाल उठना भी जाहिर सी बात है कि लाजमी है, क्योंकि लगातार पुलिस की सुरक्षा में मौतें हो रही है और एनसीआरबी के आंकड़े भी यही कहते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, यानी कि 2017 से लेकर 2023 तक पुलिस की अभिरक्षा में कई लोगों की जान जा चुकी है। साल 2021 और 22 में 501 लोगों की पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई थी, तो वही 2020 और 2021 में 451 लोगों की पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई है। ये कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े, और एनसीआरबी के आंकड़े अब ये भी दिखाते हैं कि मायावती से लेकर अखिलेश यादव की सरकार में पुलिस की अभिरक्षा में मौतें कम हुई थी, लेकिन इन दोनों ही सरकारों में जो क्राइम का जो आंकड़ा था वो काफी ज्यादा था, यानी कि जो क्राइम का रेट था वो काफी ज्यादा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्राइम का रेट तो कम है, लेकिन जिस तरीके से ये हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अब चरमरा चुकी है, जिसका दावा सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर जनसभाओं में करते हैं, जिसको हमने आपको सुनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब है चंगा। क्या इन तस्वीरों को देखकर, क्या इन हत्याकांड को देखकर क्या हमारी जनता वाकई ये कह सकती है कि यूपी में सब चंगा है? क्योंकि महिलाओं के खिलाफ भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ उसने वकीलों में कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ा दिया है, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी ही कोर्ट में, अगर हमारी ही भेष में कोई आकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे देता है, तो आखिर हमारी सुरक्षा किसके हाथों में होगी? क्योंकि हम तो लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, और न्यायालय वही परिसर होता है जहां लोगों को निष्पक्ष तरीके से न्याय दिलाया जाता है, जहां पर कहा जाता है कि जो भी अपराधी है, जो भी अपराध करता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में उसी न्यायालय परिसर के बाहर गोलियां चल जाती हैं, तो आखिर क्या इस तरीके से अब यूपी में न्याय किया जाएगा कि क्या कोर्ट परिसर के बाहर ही जो आरोपी है उसको गोलियों से भून दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि यूपी में तो अब जंगल राज नहीं है? तो देखिए, जीवा हत्याकांड ने कहीं ना कहीं जो यूपी सरकार की जो दावे हैं कानून व्यवस्था को लेकर उसको फेल कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड सबने देखा था, अतीक अशरफ हत्याकांड का गवाह तो पूरा देश बना था कि मीडिया कर्मियों के सामने गोलियों से भून दिया जाता है अतीक और अशरफ को। और वही पुलिस अभिरक्षा में हो रही मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार को, यानी कि जो यूपी सरकार है, उसको फटकार लगाई थी और कहा था कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा में सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो साल 2017 के बाद से होना शुरू हुई है, जिस पर सख्त एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट भी अलर्ट हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाए थे। दरअसल 1996 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस हिरासत में या पुलिस की सुरक्षा के घेरे में किसी की मौत होती है तो ये एक जघन्य अपराध है, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी सरकार में लगातार, जो यूपी की भाजपा सरकार है उसके अंडर में लगातार इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। और इस पूरे हत्याकांड के बाद अब तो पुलिस मुस्तैद है, लेकिन वही पुलिस अगर समय से पहले मुस्तैद होती तो क्या यह हत्याकांड होता? क्योंकि यह भी देखा गया है कि जब मीडिया कर्मी किसी भी कोर्ट के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यह कहते हुए रोक दिया जाता है कि उनके हाथों में तो कैमरा है, लेकिन एक जो आरोपी है, जो हत्यारा है, वो बंदूक लेकर के कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच जाता है, जबकि मेटल डिटेक्टर मशीन लगी होती है, सीसीटीवी कैमरे से पूरा कोर्ट परिसर लैस होता है और पुलिस की सुरक्षा भी कड़ी रहती है, यानी कि पुलिस भी मुस्तैद रहती है। ऐसे में आखिर ये सभी तंत्र बीते दिनों कहां थे जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जहां जीवा को मौत के घाट उतार दिया गया? ब्रह्मदत्त द्विवेदी
जिसकी हत्या जीवा ने की थी, वो कहा जाता है कि जानकार कहते हैं कि अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी आज इस वक्त होते तो भाजपा उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाती, क्योंकि वो एक दिग्गज नेता थे। वो अपनी हर बातों को निष्पक्ष तौर पर जनता के सामने रखते थे और वही कैबिनेट मंत्री भी थे जिनकी हर एक बात को भारतीय जनता पार्टी खुलकर मानती थी। तो ऐसे में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्यारे यानी कि संजीव जीवा की हत्या कर दी जाती है। और संजीव जीवा एक कुख्यात गैंगस्टर है, जिसे ये भी कहा जाता है कि वो माफिया या यूं कहे कि डॉन का राइट हैंड, और इस डॉन की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मुख्तार अंसारी। एक समय पर ये मुख्तार अंसारी का राइट हैंड भी हुआ करता था और ये जो पूर्वांचल का एक कुख्यात गैंगस्टर के साथ एक शार्प शूटर भी कहा जाता था, जिसकी बीते दिनों पेशी के दौरान हत्या कर दी जाती है। आखिर क्या कर रही है यूपी की पुलिस, आखिर क्या कर रही है यूपी की सरकार जो इस तरीके से पेशी पर आए जो लोग हैं उनकी हत्या कर दी जाती है? क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड ने भी जो यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन तब मंत्रियों ने बड़े ही अपना सीना चौड़े करते हुए ये कहा था कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तब ये बयान थे हमारे जिम्मेदारान नेताओं के, जिन्होंने इस तरीके से कानून व्यवस्था को तार-तार करने वाले लोगों के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आए थे। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर के एसआईटी गठित की गई, जांच पड़ताल का दौर जारी है, लेकिन इस जांच पड़ताल में क्या खुलासे हो रहे हैं, क्या ये आम जनता जानती है? क्योंकि ये बात अब मीडिया तक भी नहीं पहुंचने दी जा रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उनसे जो पूछताछ है वो किस तरीके से की जाती है, कहाँ की जाती है, इसको लेकर के कोई भी नहीं जानता है। तो जीवा हत्याकांड से पहले भी कई बार जो न्यायालय परिसर है वो दहल चुका है इन सभी हत्याकांड को लेकर। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि यूपी में सब चंगा है, एक बार उनके इस दावे को फिर से सुन लीजिए। यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। कौन मर रहा है? सवाल यह कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि यूपी में कानून का राज अब कायम नहीं है। तो ऐसे में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट का पैनलिस्ट जुड़ चुका है, जिसमें देवेंद्र मिश्रा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वही अर्जुन सिंह जी अधिवक्ता इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो वहीं अगर सपा से बात करें तो सपा से प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही आम आदमी पार्टी के नेता जगत प्रसाद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सीधा रुख करूंगी अर्जुन जी का। देखिए अर्जुन जी, आप तो बतौर अधिवक्ता हाईकोर्ट में लगातार काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोर्ट परिसर के अंदर किसी हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है तो क्या कहा जाए कि जो यूपी में अधिवक्ताओं की सुरक्षा है वो राम भरोसे है? देखिए, जो ये घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटना सीधे सीधे शासन सत्ता को, जो यहाँ पे वर्तमान शासन सत्ता चल रही है, उसको चुनौती है। बाकी लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है अपराधियों के ऊपर जो कड़े से कड़े जो है कार्रवाई लगातार की जा रही, लेकिन इसके साथ साथ में वो अपने अभियान में तो सफल होते जा रहे हैं, परंतु जो जुडिशियल कस्टडी में जो हत्याएं हो रही है, पुलिस कस्टडी में जो हत्याएं हो रही, वो उसके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने जो कल की घटना सिविल कोर्ट लखनऊ में जो हुई है, उसका जो एक तरीके से देखा जाए ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही, लेकिन उन घटनाओं से बिना कोई आधार लिए हुए दोबारा पुनः घटना वो जो है परिवर्तित हो जाती है और रिपीट हो जाती है। तो ऐसे में हमें ये जरूर देखना होगा कि शासन सत्ता में जो भी इसके जिम्मेदार हैं या जो भी कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, उनको जो है ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम जो है, जो चाहे वादकारी हों या चाहे अभियुक्त हों, जो भी जो शासन प्रशासन के तहत जो
कोर्टों में आते हैं, कोर्टों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, या उनको ये होता है कि हमको यहाँ से न्याय मिलेगा। अगर उसी न्याय के प्रांगण में अगर किसी की हत्या कर दी जा रही, तो ये हमारे लिए भी और पूरे समाज के लिए भी और शासन प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य नहीं, शर्मनाक घटना है, क्योंकि न्याय का मंदिर कहा जाता है कोर्ट को, जहां पर न्याय मिलता है, लेकिन ऐसे में न्याय का फैसला ही कोर्ट परिसर के बाहर कर दिया जाता है, वो भी पुलिस की सुरक्षा में। सीधा रुख करती हूं मैं आरिफ हबीब का। देखिए आरिफ जी, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाओं में ये कहते हुए नजर आते हैं, बेहद ही मुखर होकर वो कहते हैं कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब है चंगा। जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ और अब संजीव जीवा हत्याकांड हुआ, क्या वाकई में यूपी में सब चंगा है? ठीक है, तो आरिफ जी से मैं दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करूंगी। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि आप उनसे दोबारा संपर्क करें। अब सीधा मैं रुख करती हूँ देवेंद्र मिश्रा जी का। देखिए देवेंद्र जी, जाहिर सी बात है अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, क्योंकि कोर्ट रूम के बाहर ही एक जो कुख्यात अपराधी है उसे मार दिया जाता है, लेकिन आपकी सरकार तो दावा करती है कि यूपी में जंगल राज नहीं है, कानून का राज कायम है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। हमारे पूज्य योगी जी जो सूबे के मुखिया हैं, उनके इस नारे का मैं समर्थन भी करता हूं और प्रशंसा भी करता हूं। ना अपहरण न डकैती, यूपी में नहीं किसी की बपौती, ये दिख रहा है। आज अगर देखा जाए तो जब 2017 से अभी आपने भी बताया, आंकड़े कुछ दिखाए, आम जनता आज राहत महसूस कर रही है। हम जिस मुद्दे पे आज इस डिबेट में शामिल हैं, संजीव माहेश्वरी जीवा जी के शब्द समझिए, ये समाजवादी पार्टी जो विधवा विलाप कर रही है, ये सही है कि कहीं न कहीं ये ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था को चुनौती देती हैं, लेकिन ये सब इनकी अपनी निजी दुश्मनियां हैं। एक व्यक्ति के पीछे सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा सकती। इन्होंने कितने दुश्मन नहीं पाले, कितने बड़े बड़े इन्होंने संगीन अपराध किए हैं, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। ये कोई आइकॉन नहीं है आइडियल कि इनके लिए जो समाजवादी पार्टी विधवा विलाप शुरू कर दी है। देखिए देवेंद्र जी, अभी आपने कहा कि इनके भी कई दुश्मन हैं, जी कहकर आपने संबोधित किया संजीव को। देखिए अब मैं आपसे पूछूंगी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि संजीव की जो हत्या है वो सही थी, लेकिन उसके दौरान जो मासूमों को जो मासूम चोटिल हुए हैं, उनकी क्या गलती, उस बच्ची की क्या गलती है? जरा देवेंद्र जी आप मुझे ये बताइए फिर। जी, हत्या के तरीके और हत्या होना ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायिक सुरक्षा में, न्याय व्यवस्था में अगर किसी की हत्या होती है, कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण, चिंता का विषय है। ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो इसको लेकर देवेंद्र जी फिर क्या कर रही है आपकी सरकार? आप ये बताइए। अभी यहाँ ये जानना जरूरी है कि अगर आप भी मान रहे हैं कि ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उसको लेकर के आखिर आपकी सरकार क्या कर रही है? क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड हुआ, पूरे प्रदेश ने देखा, अतीक अशरफ हत्याकांड तो पूरे देश भर ने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो यूपी पुलिस ने उससे सीख ली और एक बार फिर से कोर्ट परिसर के अंदर एक हत्याकांड हो जाता है। क्या कर रही है आपकी सरकार इसके लिए? जी, मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार के ऊपर, सरकार की मंशा पर, सरकार की नीति पर ये जो उंगली उठा रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं गलत चीजों को प्रश्रय दे रहे हैं या गलत तरीके से बात उठा रहे हैं। कौन नहीं जानता कि जो भी अभी चाहे अतीक अहमद जी हो चाहे जीवा हो, इन सबको संरक्षण देने का काम किसने किया है? ये व्यक्तिगत दुश्मनी, इन लोगों ने जो अपराध का साम्राज्य खड़ा कर रखा था, दुश्मन पाल रखे थे, उसका यह परिणाम है। यह कोई सरकारी व्यवस्था का कोई दुष्परिणाम नहीं है। सरकार ने उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कर रही थी सरकार। और ये मैं चूंकि मैं अधिवक्ता हूं, बतौर अधिवक्ता मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि किसी भी चीज का जो ये व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था, उसको सुचारू रूप से चलना चाहिए, न्याय होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। ठीक है, आज जो देखिए देवेंद्र जी, अभी आपने जिक्र किया कि बतौर अधिवक्ता भी आप अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन आप एक भाजपा के प्रवक्ता भी, हम इसे नकार नहीं सकते। अर्जुन जी, बतौर अधिवक्ता आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप इनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हैं?
नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं सहमत हुआ जा सकता, लेकिन यह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो शासन प्रशासन है, जो उनके अंतर्गत आ रहे हैं, जो सभी लोग जो भी जिनको ये दायित्व दिया गया है कि इन चीज़ों को सही तरीके से लागू किया जाए, नीचे स्तर तक लागू किया जाए, उसको अक्षरशः नहीं लागू। उनके माननीय योगी जी के जो उनका कार्य करने का स्टाइल है जो है, उसमें ये जो अधिकारीगण पलीता लगा रहे हैं। जब आपको पता है कि ये ऐसी घटनाएं पहले से हो रही लगातार, तो आपको हमेशा जो ऐसे अपराधी हैं उनकी सुरक्षा और बढ़ा करके जो कचहरी में जा रहे हैं, आप इससे पहले इसी साल 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं ऐसी जो है पुलिस अवरक्षा में मौतें हो चुकी, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए इस तरह की अगर घटना हो जाए तो जाहिर सी बात है कि जो प्रदेश का मुखिया है उसके ऊपर सवाल उठेंगे। प्रदेश के मुखिया के ऊपर सवाल उठाना जायज़ है, विपक्षियों का भी जायज़ है, लेकिन उनके अंतर्गत जितने भी नीचे के लोग हैं, जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं, उस चीज़ को न ध्यान देते हुए न कचहरी में किसी चीज़ की सुरक्षा व्यवस्था, जो मंदिर अंदर आता है चला जाता है, इतने इलीगल एलिमेंट्स जो आते हैं घुस जाते हैं। आप ट्रायल जो जुडिशियल सिस्टम की व्यवस्था है, ट्रायल सालों साल चल रहा है, कितने सालों से ट्रायल चल रहा है और इन लोगों को सज़ा नहीं मिल पा रही, सज़ा मिलती है लोग अंदर होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे अपराधी हैं तो पीछे की चीज़ों को उदाहरण का आधार बनाते हुए इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है इनका पेशी करानी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को ना ध्यान देते हुए जो भी शासन में कार्य करने वाले लोग हैं उनको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, और माननीय योगी आदित्यनाथ तक, क्योंकि उनका जो है विजन क्लियर है कि अपराध यहाँ पे प्रदेश में नहीं होना चाहिए। बट लेकिन वो ये सब होने के बावजूद भी, उतना मेहनत करने के बावजूद भी, ये लोग ऐसे लोग जो यहाँ के अपराधी हैं या इस टाइप के लोग हैं जो पूरे के पूरे शासन प्रशासन के ऊपर पलीता लगा रहे हैं, ये हमारा कहना है। देखिए ठीक है, आरिफ हबीब जी क्या मेरे साथ जुड़ चुके हैं? क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो आरिफ हबीब जी से हम लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब मैं सीधा रुख करती हूँ जगत प्रसाद से। देखिए जगत प्रसाद जी, अभी आपने सुना कि देवेंद्र मिश्रा जी ने तमाम तथ्यों को पेश किया और कहा कि देखिए योगी आदित्यनाथ तो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। लेकिन ये पल्ला झाड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो योगी आदित्यनाथ है, कहा जा रहा है उनका विजन क्लियर है। अगर विजन क्लियर है, वो कह रहे हैं कि यूपी में दंगा नहीं है, यूपी में सुरक्षा दुरुस्त है, उसके बावजूद भी ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और जैसा अभी मैं कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उनके लड़के ने अतीक अहमद के जो मर्डर हुआ था उसके ऊपर एक बयान दिया था कि योगी सरकार गोली मरवाने का भी काम करती है। वीडियो पूरा वायरल था, उसके ऊपर मैं थोड़ा हमारे भाजपा के जो माननीय हमारे मिश्रा जी हैं, इस पे थोड़ा कुछ रिवर्स ले लीजिए इनसे, फिर आगे बात करते हैं। नहीं, आप पहले अपनी बातों को पूरा रख दीजिए, फिर सीधा मैं रुख करूंगी उनका। नहीं, अब देखिए ना, जब हमारे उप मुख्यमंत्री के लड़के ऐसे बयान स्टेजेस पे दे रहे हैं, और दूसरा जब हम न्याय जो है, धर्म और जाति, पुलिस जो है मुकदमा लिख रही है, कल मंत्री जी के सजातीय लोग थे, एक दूसरे जो दलित दो उसके थे, उनका नंबर जो सजातीय थे उनका नंबर 1 पे था, लेकिन पुलिस पर दबाव डालकर उसका नंबर 3 पे लाया जाता है। वहां के परिवार लाश को रख के धरने पे बैठते हैं कि हम जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक सूचना नहीं कि गिरफ्तार हुआ अभी। तो जब आप पुलिस तंत्र को, अधिकारी, जब आप किसी पार्टी के, आप संविधान की शपथ लेके, जो हमारे डीएसपी होते हैं, अधिकारी होते हैं, संविधान की शपथ, वो सरकार के गुलाम नहीं होते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं कि बेटियां हमारी 1 महीने से बैठी हुई हैं वहां पे, उनकी नहीं कोई सुनने वाला है। किसानों पे अगर वो अपना मांग रहे हैं, अपना रेट मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, तो उन पर लाठियां सर फोड़ देते हैं ये। तो ये इनकी मानसिक विकृतियां जो है, वो अब जब ताकत आ जाती है ना व्यक्ति के ऊपर, तो मानसिक विकृतियां डेवलप कर जाती हैं। वो स्थिति आ गई है भाजपा की इस समय। ठीक है,
देखिए देवेंद्र जी, आपने कहा कि जो हमारा योगी आदित्यनाथ का विजन है वो पूरी तरीके से क्लियर है कि यूपी में कानून का राज कायम है और यूपी में सब कुछ चुस्त और दुरुस्त है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े, देवेंद्र जी मैं रूबरू करा दूं कि वो कुछ और कहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े ये कह रहे हैं कि पुलिस की सुरक्षा और अभिरक्षा में 2021 और 22 में 501 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2020 और 21 में 451 लोगों की मौत हुई है। इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, इस पे देखिए सरकार इस पे पूरी निगाह रखी है। ऐसी घटनाओं को रोकना है, बुलेट प्रूफ योजना भी अपनी सरकार बना रही है। देखिए सरकार के तंत्र पे अभी आपने अतिक हत्याकांड की अपनी बात की, जैसे उनकी हत्याकांड होती है, पत्रकार के रूप में लोग आए हत्या कर दी उनकी, तत्काल 17 विद इन आवर 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड होते हैं, 3 लोगों की कमेटी बना दी जाती है, जांच समिति, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया जाता है मौके पे। यह सरकार की संवेदनशीलता है। जीवा जी की हत्या हुई, जीवा को मारने वाले वकील के जस्ट में आए, मैं भी वकील हूं, यह घटना कहीं भी हो सकती है और प्रायः देखने को मिलती है, चाहे जेल हो चाहे कोर्ट, सुरक्षित कोई नहीं है। व्यक्तिगत दुश्मनी को सरकार नहीं देख पाएगी, पहला मेरा काम। दूसरी चीज कि जो अधिवक्ता के रूप में या पत्रकार, ये चाहे पत्रकार के बहुत से संगठन हैं, अधिवक्ताओं के हर जिलों में संगठन है, तहसीलों में संगठन है, इनको भी देखिए शासन प्रशासन वो अपना काम कर रही है। पुलिस की सिक्योरिटी प्रत्येक जनपद न्यायालय में है, तभी व्यवस्था, ऐसा नहीं कि कोई खाली बैठा। लेकिन अगर कोई वकील के डस में ही जाके ऐसे घटना को अंजाम दे दे तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? मेटल सर, देवेंद्र जी पता है न्यायालय के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है ना, तो वो वहां पे था। अगर वो वहां मौजूद होता तो शायद जो वकील के बेस में जो हत्यारा घुसा है वो अंदर नहीं घुस पाता। क्योंकि मेरे मुताबिक अर्जुन सिंह जी यही चीजें होती है दुरुस्त की, जो कोर्ट परिसर के अंदर जाने से पहले तमाम तरीके के जो सुरक्षा मानक है उससे गुजरना पड़ता है। देखिए ऐसा है ना कि हर कचहरियों में जो है, जिला कचहरियों में सरकार ने प्रयास किया है मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन है क्या, वो खाना पूर्ति करके रह जाता है। उसको कोई घटना हुई, महीना 2 महीना उसके ऊपर सख्ती होती है, उसके बाद ये होता है कि नहीं चलिए ठीक है, फिर वही रूटीन में चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और जो कल जिला कचहरी में जो घटना हुई, लखनऊ जिला कचहरी में घटना, मैं अपना भी वहाँ पर चैम्बर में अधिवक्ता होने के नाते कह रहा हूँ, 3-4 गेट हैं, 3-4 गेटों पे जो है मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन वहीं 2-3 गेट ऐसे हैं जहां पे मेटल डिटेक्टर नहीं लगा हुआ है। अब अपराधी पत्रकार के भेष में, वकील के भेष में आता है और मार करके चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें, जो आपने अभी एक बात ये कही कि अपने बार एसोसिएशंस को या जो भी लोकल बार एसोसिएशन, उनको भी थोड़ा सा अपने आप में सतर्क रहना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, उनको बाकायदा निगरानी रखनी पड़ेगी कि ऐसे अधिवक्ता या जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या जो इन सब चीज़ों उनको मान्यवर आपका कहना है कि अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। नहीं, अपनी सुरक्षा की अब कोई जिम्मेदारी नहीं बची है। नहीं देखिए बस, अब अपनी सुरक्षा, जनक प्रसाद जी, अपनी सुरक्षा हम नहीं करें, अपनी सुरक्षा हमारी सुरक्षा, जब ये सरकार हमारी सुरक्षा कर रही है, हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा जिस दिन ये आ जाएगी उस दिन यहाँ अराजकता उत्पन्न हो जाएगी पूरे प्रदेश में। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार का भी थोड़ा बहुत प्रशासन का भी फेल्योर है, और जो जिला कचहरियों में जो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं उसको भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज अगर कोर्ट कंपाउंड में जो है जा करके अगर एक वकील की भेष में किसी अपराधी को कोई मार दे रहा है तो उसको ये कह करके हम उसको नहीं अलग हट सकते कि इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी। उसको हमें गंभीर सवाल, ये बहुत शासन प्रशासन में बहुत गंभीर सवाल उठते हैं, इसलिए हमको इसको विशेष ध्यान देना होगा। ये हमारा ठीक है। देवेंद्र जी भी आपने सुना कि आप सुरक्षा मानकों की बखूबी बात कर रहे थे। आपने सुना ना कि अगर किसी को जो कचहरी के अंदर जाने से पहले कितने सुरक्षा मानकों से होकर गुजरना पड़ता है। और अभी आपने सुना भी कि जहां यह हत्याकांड हुआ वहां 3 से 4 गेट ऐसे थे जहां पर मेटल डिटेक्टर मशीन तक नहीं लगी हुई थी। बतौर अधिवक्ता तो आप इस चीज की गंभीरता समझ ही रहे होंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं मेटल डिटेक्टर या जो जांच व्यवस्था, इस पे मैं कोई टिप्पणी से नहीं करूंगा। क्या खामियां रह गई इसकी भी समीक्षा हो रही है। पुलिस प्रशासन सब लगातार देख रही कि हमने क्या किया और कहाँ चूक हुई और कैसे हमें आगे इसको ठीक करना है।
इस पे पूरी तरह सतत निगरानी बढ़ते हुए है। देवेंद्र जी लगातार देवेंद्र चीजों को update जी करें। देवेंद्र जी जी। एक चीज कहेंगे, जी। ऐसे घटनाएं हो जाती हैं, ये होता है कि जो है सांप निकल गया हम लोग लाठी पीटते रह जाते हैं। पिछली घटनाओं से बिना सबक लिए हुए फिर वही घटना दोहरा दी जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि शासन को जो है इसको रेगुलराइज करना होगा, चाहे एसआईटी बैठा करके या कोई कमेटी बैठा करके या बार काउंसिल या बार एसोसिएशन वो से सरकार कर समन्वय रही है। बैठा करके जो है सरकार कर इसमें रही है। देखिए, इसमें जो है अगर किसी कोर्ट कंपाउंड में या कोर्ट के अंदर अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, अगर जो खुदा न खास्ता वहां पे जज साहब भी हैं, वादकारी हैं, वकील भी हैं, कल अगर किसी अधिवक्ता को गोली लग जाती है, एक लड़की को, बहुत माइनर लड़की थी, 1.5-2 साल की लड़की थी, उसको गोली, उसकी जिम्मेदारी तो हमें आपको लेनी ही पड़ेगी ना। आप थोड़ी देर के लिए बच सकते हो, बहुत बड़ा अपराधी था वहां पे आपका यह सबमिशन हो सकता है कि वो बहुत बड़ा अपराधी था, उसको किसी अपराध में किसी ने उसको मार दिया, ठीक है, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं। उसको जो है, लेकिन हमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। सजा मिलता है उसको फांसी होती है। अगर कोर्ट कंपाउंड में और कोर्ट के अंदर अगर गोलियां चलने लगी तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी 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 इसके लिए देखिए बार काउंसिल ने भी अभी जारी किया है कि प्रत्येक जिलों में अधिवक्ता के जो संगठन है वो तय करें जी बिल्कुल कि होना चाहिए। जो प्रोफेशन में लोग हैं वो ठीक लोग हैं कि नहीं, नाम इनरोल्ड हो क्या वो दुनिया के काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वकीलों के भी छवि धूमिल करने का काम वकालत के में भी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात इस पे कहीं ना कहीं ये बार ही इस पे गंभीर होगा। हमें इन सब चीजों पे शासन प्रशासन के साथ मिलके क्या हमें इसको और अच्छा करना है, कैसे बेहतर करना व्यवस्थाओं को, कहीं ना कहीं इस पे हमें इस योजना पे काम करना पड़ेगा। अब आपसे बता दे देवेंद्र जी जिला आम जनता बहुत ही सुकून से है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जिन लोगों ने पाप कर रखा वो दंड भोगेगा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अंतिम देखिए देवेंद्र जी, जो आपने कहा आम जनता सुकून से है। रुकिए, मैं आपको आज ही का एक वाकया लखनऊ का बताती हूँ, जहां इंदिरा नगर में एक लड़की का पहले बलात्कार किया जाता है और उसके पूरे चेहरे को हथौड़ियों से मार दिया जाता है, फिर उसे फंदे से लटका दिया जाता है। जनक जी, आप ये सारी खबरों को देखते होंगे, सुनते होंगे, अखबारों की हेडलाइन बनती है ये खबरें। क्या वाकई आप मानते हैं कि यूपी में आम जनता सुकून से जी रही है? क्या वाकई में यूपी की जो जनता की सुरक्षा है वो भगवान भरोसे नहीं है? क्या आप ये चीज मानते हैं जिस तरीके से देवेंद्र जी लगातार दावे कर रहे हैं? नहीं, देखिए समझिए, ये ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे लिए ये एक मनुष्य के रूप में मानवता पे कलंक है। हम इसको अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं इन बातों को? कोई छोटी सी नाबालिग बच्चा कोई भी हो, हम तो किसी भी तरीके की गलत कामों का हमेशा मुखा विरोध करते हैं। हम अब सरकार इस पर निगरानी रखे है, हम कर क्या सकते हैं? हमें कोई चीज जब निगाह में आएगी तब उस पर हमें इनिशिएट लेंगे ना। ये बताइए देवेंद्र जी, निगाह में तो अतीक अशरफ हत्याकांड भी आया था, उमेश पाल हत्याकांड भी आया था, निगाह में तो लगातार आपके अपराध आ रहा है, लेकिन तो भी अपराध पे अंकुश तो लग नहीं पा रहा है। नहीं, अब जैसे पत्रकार के रूप में आए लोगों ने अतीक अशरफ की हत्या कर दी। अब उस पर जो अपना बातचीत चल रही है, आपको भी अवगत होगा, उस लाइन पे बात चल रही, कैसे इसको ठीक किया जाएगा। वकालत के क्षेत्र में भी लगातार अब ये नए प्रयोग जो हो रहे हैं, प्रयोगशाला लोगों ने बना दिया अपराध करने के, इस पर तो जब कोई घटना कारित होती है उसके बाद ही आदमी देख पाता ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ और इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है जनक प्रसाद जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, बस आपकी आवाज तो क्लियर है। ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी जनक जी की आवाज को पहले ठीक करें, लेकिन अब मैं सीधा रुख करती हूँ अर्जुन सिंह जी का। देखिए अर्जुन सिंह जी, अभी इन्होंने कहा कि जो हत्यारे हैं वो लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं, नए हथकंडों को अपना रहे हैं हत्या की वारदातों को अंजाम देने के लिए। क्या ये कहना मुनासिब है? क्योंकि हत्याकांड में तो लोगों की ही जान जा रही है, जो गैंगस्टर्स है उन्हीं की जान जा रही है। देखिए, हम देखते आ रहे हैं जो है पिछले 3-4 जो घटनाएं ऐसी हुई हैं, जो अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में जिनकी मौत हुई है, उनका एक ही पैटर्न है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि सरकारों को विशेष तौर पे जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनको देखना होगा कि एक ही पैटर्न अपना करके कभी जो है अधिवक्ता की वेश में, कभी पत्रकार की वेश में आकर के जो है मार करके चले जाते हैं, और मार करके चले जाने के बाद उनको पकड़ करके हम उनको जेल भेज देते हैं। जाहिर सी बात है, जो अपना पुलिस काम करती है, लेकिन इसको रोका कैसे जाए, इन परिस्थितियों को रोका कैसे जाए कि ये हम कह करके कि हमने जो है मुकदमे का खुलासा कर दिया, इनको पकड़ लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ये ऐसे नहीं चलने वाला है। क्योंकि
जो भी अब कुख्यात अपराधी मारे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके हजारों दुश्मन हैं, और वो दुश्मन जो आप उनको जो है सजा करा करके, ट्रायल करके, ये जुडिशियल सिस्टम तक को हमें दुरुस्त करने की बात है। अगर हम उसको नहीं दुरुस्त कर रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम यही है। आज से 15-20 साल पहले हत्याएं होती हैं और उसका जो है बदला लेने की बात आज की मीडिया में आ रही है कि इतने दिन पहले कृष्णानंद राय साहब की हत्या हो गई और जो है ब्रह्मानंद द्विवेदी जी की हत्या हो गई, अब उसको जो है कोरिलेट किया जा रहा है कि अब उसका जो है बदला की अब लिया जा रहा है। तो ये सब चीजें शासन सत्ता के लिए चुनौती हैं। हम जो शासन में है उसके ऊपर ये तो सवाल बनता ही बनता है। हम भले तटस्थ होकर के ये बात करें, लेकिन सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि चाहे जिला कचहरी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या कहीं भी हो, या न्यायालय व्यवस्था हो, तो वहाँ पे सरकारों को ये नहीं, घटना हो जाने के बाद हमने एक खाना पूर्ति करके SIT गठित कर लिया, वहाँ की सुरक्षा के तौर पे एक कमेटी गठित कर दिया। नहीं, इससे पहले मैं कचहरी में जब नई मैंने वकालत शुरू किया था, मैं हाई कोर्ट में आतंकवादी घटना हुई थी, बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ से सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है ये हुआ कि इसी सिविल कोर्ट के अंदर चारों तरफ बाउंड्री बन गई, मेटल डिटेक्टर लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद 4-5 घटनाएं, बहुत बड़ी वारदात ऐसी हो चुकी, जिसमें एक वारदात कल की घटना हुई। अब ये करके क्या कि हम अलग हो जाएं कि नहीं, जो है वो बहुत बड़ा अपराधी था, उसकी पर्सनल दुश्मनी, ठीक है अपराधी था, अब ये नहीं हो सकता कि कांटा से कांटा निकालने की स्थिति आ जाए। हमें अगर इस कानून व्यवस्था में, अगर हमें संविधान में विश्वास है, तो हमें अपनी CRPC IPC को ही आगे रख करके किसी को सजा देनी पड़ेगी, ना कि हम कांटे से कांटा निकालने का प्रयास करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इंग्लिश में कहावत है ना कि टिट फॉर टैट, की जो जैसा करेगा उसके साथ हम भी वैसा करेंगे। देखिए अब कहीं ना कहीं यूपी में ये कहावत दोहराई जा रही है इंग्लिश की। लेकिन देवेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि कल जिस तरीके से हत्याकांड हुआ वो यूपी पुलिस का फेलियर था? नहीं, देखिए एक चीज में आप समझिए, पुलिस अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी व्यवस्था जनपद न्यायालय में बिल्कुल पूरी तरह मुस्तैद है। देखिए आपने खुद ही सवालों का जवाब दे दिया कि पुलिस मुस्तैद है, उसके बावजूद हत्याकांड हो जाता है। इस बात से आपसे असहमत है, इस बात से आपसे असहमत है। डिटेक्टर लगा हुआ है, इस बात से आपसे असहमत है, लगे हुए हैं। ठीक है, अब हमें इससे आगे और बेहतर, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम चल रहा है वो हम उस पर काबू करने में कहीं ना कहीं अगर कहीं चूक हो रही है, तो इसको हम और उससे बेहतर क्या कर सकते हैं, और कौन सी और टेक्नोलॉजी ऐसी हम डेवलप करें जिससे ऐसी चीजों पे काबू किया जाए। क्योंकि कानून व्यवस्था ध्वस्त करने वाला कोई भी हो, कितने भी पहुंच वाला हो, अगर कोई भी गलत कृत्य करता है, मैं ऐसे घटनाओं की निंदा करता हूँ। अगर आप निंदा करें तो फिर आप ये भी मानिए कि यूपी पुलिस का फेलियर है, फिर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपी पुलिस की अभिरक्षा में ही उसकी मौत हुई है। फिर ये मानना भी आपकी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे कि आपने अतीक अशरफ हत्याकांड में कबूला था, भाजपा के तमाम नेताओं ने ये कबूला था सोशल मीडिया पे भी कि ये यूपी पुलिस का फेलियर है, तो इस बार भी अगर फेलियर है तो आपको उसको कबूल करना पड़ेगा। जी, चूक तो कहीं ना कहीं है, अब उसको हम ठीक करेंगे आगे। अभी लगातार बैठक हो रही, बात हो रही, नौकर प्रशासनिक अधिकारियों से, जुडिशियल प्रोसेस सबसे बात हो रही है, हमारे कोर्ट इसको संज्ञान में ले रही चीजों को। ये चूंकि गलत तो गलत होता ही ना, कोई आदमी अगर कुछ भी कर रहा है तो एक चीज देखिए, कोई आदमी एक हत्या करता, 2 हत्या करता, 1 घटना करता, 2 घटना करता, कहीं ना कहीं उसको सेंटर मिलता है, वो उसकी श्रृंखला बढ़ाता जाता है। तो अब हमें कहीं ना कहीं संविधान पर विश्वास करना होगा, कानून व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इस पे भी हमको कहीं ना कहीं कठोर कदम उठाने पड़े। यही तो सवाल है देवेंद्र जी, जो बार बार घटना पुनरावृत्त हो रही है, यही सवाल है। और आपको एक चीज बता दें, आप भी अधिवक्ता हैं, हम भी अधिवक्ता हैं, हमारी बार एसोसिएशन, चाहे लखनऊ बार एसोसिएशन हो, चाहे सेंट्रल बार एसोसिएशन हो, जिला प्रशासन को हर 15 दिन पे एक अपने एडवाइजरी जारी करती है, लेटर लिखती है कि कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था जो है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हर तरीके से यहाँ अपराधी आते हैं, और कुछ ऐसे अधिवक्ताओं का, जो अपराधी अधिवक्ताओं का गढ़ भी बन चुका है। तो ये लगातार जो है बार एसोसिएशन द्वारा जो है, चाहे CP हो, चाहे जिला प्रशासन हो, सबको लिखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब चीजों पे जिला प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये घटना आसानी से करके कोई व्यक्ति बाहर निकल गया। ठीक है, मैं सीधा रुक करती हूँ आरिफ जी का। देखिए देवेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन अब मैं सीधा रुक करती हूँ आरिफ जी का। देखिए आरिफ जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं फिलहाल? नमस्कार जी बिल्कुल आरिफ जी, देखिए लगातार तर्कों का खेल जारी है,
देखिए देवेंद्र जी ने ये तो माना कि कहीं ना कहीं ये यूपी पुलिस की लापरवाही है, गलती है, लेकिन हर बार ये कह देना कि ये लापरवाही है, ये गलती है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कहा चूक हुई है, अतीक अशरफ हत्याकांड में कहा चूक हुई है, इस बार भी कह रहे हैं चूक हुई है। तो हर बार सिर्फ चूक तक मानना आखिर कहाँ सही है? आखिर कब एक्शन लिया जाएगा इस तरीके की वारदातों पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां भी, आप रिकंसाइल करिए, इनके यहाँ जिम्मेदारी तय नहीं होती। घटना बड़ी से बड़ी हो जाए लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती, और जब जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो कार्रवाई नहीं होगी, और जब कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों का मन बड़ा रहेगा। अभी आप देखिए, इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई, किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हुई है लखनऊ में, और कल ही की डेट में मेरठ में भी एक वकील अंजलि शर्मा की हत्या कर दी गई, जो बार बार गुहार लगा रही थी कि हमको सुरक्षा चाहिए, नहीं वरना मेरी हत्या हो जाएगी। लेकिन उनकी गुहार सुनने वाला उत्तर प्रदेश में कोई था नहीं, और अंततः उनकी हत्या हो गई। अब हत्या हो गई, देवेंद्र जी कबूल तो कर रहे हैं कि चूक हुई है, लेकिन गलती इसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? और वो व्यक्ति इस्तीफा देगा, कब देगा इस्तीफा? अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर जिम्मेदारी इसका मतलब तय नहीं होगी। अभी आपको याद होगा, पिछले महीने जौनपुर कोतवाली में कचहरी के अंदर ही फायरिंग हो गई थी। सरकार आखिर इन सब घटनाओं से कब सीख लेगी? जेल में हत्या हो जा रही है, अस्पताल में हत्या हो जा रही है, कचहरी में हत्या हो जा रही है, तो आज सुरक्षित कहाँ रहेगा? पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो जा रही है। और देखिए आरिफ जी, देखिए आदमी सुरक्षित तो अपने घर में भी नहीं है, क्योंकि अब तो भाई लखनऊ में घर में घुसकर ही लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसकी खबरें भी आप देख रहे हैं। देखिए जनक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। देखिए जनक जी, अभी तमाम आपने बातों को सुना है, बड़ी गौर से सुना होगा कि देवेंद्र मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि बतौर मैं अधिवक्ता ये सारी चीजें कह रहा हूं, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि वो एक भाजपा के एक अच्छे प्रवक्ता है जो हर बार भाजपा का पक्ष रखते हैं। ऐसे में आज जब वो अधिवक्ताओं को लेकर के बात कर रहे हैं कि मेटल डिटेक्टर जो है वो लगाया गया था, इन सभी मुद्दों पर काम किया जा रहा है, क्या आप उनके इन सभी बयानों से सहमत नजर आए हैं जो उन्होंने तर्क और दलीलों को पेश किया है? एक्चुअली भाजपा की समस्या ये हो गई है कि ये अपने कमियों को मानने को तैयार ही नहीं है। इनसे कहो कि बेरोजगारी है, बोले नहीं है, सबको रोजगार मिल रहा है, पकौड़े सब तल रहे हैं। इनसे कहो कानून व्यवस्था वो सही है खराब है, बोले सबसी चंगा सी सब सुरक्षित है। इनसे कहो महंगाई है, बोले है ही नहीं महंगाई। विषयांतर न करें प्लीज। तो ये जब आप प्रॉब्लम को मानेंगे ही नहीं तो सोल्यूशन कहां से निकालेंगे आप? ये दिक्कत आ गई इनके सामने, समस्या ये है। लेकिन देखिए जनक जी, देवेंद्र जी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में चूक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी गलतियां मान नहीं रही है, गलतियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं, देखिए जनक जी, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अपराध हो रहे हैं लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार सरकार देख रही है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, पुलिस की अभिरक्षा में मारा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एसआईटी का गठन कर दिया जाता है, लेकिन जांच कभी सामने नहीं आती। ये मैं आप तीनों से ही सवाल पूछूंगी, चाहे वो बतौर अधिवक्ता हमारे साथ अर्जुन जी हैं, चाहे आरिफ हबीब जी, चाहे जनक जी आप ही क्यों ना हो। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद एसआईटी का गठन हुआ, जांच हुई, क्या अभी तक कुछ पुख्ता रिपोर्ट सामने आ पाई है? क्या आपने सुना है कि उन तीनों हत्यारों से कहां पूछताछ हो रही है, किस गैंग से जुड़े हैं? क्या सुना? क्या आप तीनों ने ये सुना? बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि अतीक अहमद के जो हत्यारे थे वो आराम से आ रहे हैं, पुलिस शूटिंग कर रही थी, एक को दबा रहे थे, शूटिंग कर रही थी पुलिस। ऐसा लग रहा था पूरा प्लान है, प्लान के हिसाब से काम हो रहा है। और उस बात को जो केशव प्रसाद मौर्य जी के लड़के ने कहा, स्टेज पे कहा है, उसका किसने संज्ञान लिया बताइए मुझे आप। तो आप जो है हत्यारों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है।
बिल्कुल सही बात है कि अगर इस तरीके से हत्याएं होंगी तो यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर जो दावा किया जाता है वो कहीं ना कहीं धरातल पर पूरी तरीके से फैला। देखिए देवेंद्र जी, आप कह तो रहे हैं कि ठीक है हम इन सभी घटनाओं से सीख लेंगे। कब सीख लेंगे? जब कोर्ट में बमबाजी हो जाएगी, जब आम नागरिकों की जान चली जाएगी, तब हम सीखेंगे। अभी तो सिर्फ हत्यारे मर रहे हैं, लेकिन कल को खुदा न खास्ता अगर वहां पर बम ब्लास्ट हो जाता, क्योंकि बम ब्लास्ट भी पहले हो चुका है वहां पे। जी जी जी, ये ऐसी घटनाओं को मैंने पहले कहा ना, मैं निंदा भी करता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पे आप पता नहीं कैसे ये बात कर रहे हैं हमारे माननीय प्रवक्तागण लोग। सरकार किसी की भी हो, आज भारतीय जनता पार्टी की, कल पहले सपा ने भी किया, बसपा ने किया, जब घटनाएं होती तो उस पर सरकार संज्ञान लेती है। उसमें जो भी त्वरित कदम उठाए जाते हैं, हमेशा कोई जानबूझ के कोई प्री प्लान में कोई कांड नहीं कराया जाता, कोई गेम नहीं कर रहा इसमें। अब ये सच है कि ऐसी घटनाओं का अगर ऐसा स्वरूप होगा तो कहीं ना कहीं ये हमें भी इसको देखना होगा कि कैसे इसका निराकरण हो भविष्य में। और बता दें, अभी भाई कह रहे थे अतीक अहमद जी की घटना जो हुई है, हत्या, उसमें एसआईटी जांच कर रही है लगातार। उसमें एक दिन में नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं। वो अपनी जो रिपोर्ट बना लेंगे, उसको रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, उसमें भी क्या होगा तब वो चलिए भविष्य में ठीक है देवेंद्र जी, रिपोर्ट तो आ जाएगी। वैसे भी 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, कुछ भी अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। आप ये बता दीजिए कि फिर शाइस्ता परवीन कहाँ है, और जो मुख्य अपराधी था गुड्डू मुस्लिम, उसकी गिरफ्तारी को लेकर आपकी एसआईटी क्या कर रही है, ये बताइए फिर मुझे। नहीं, लगातार लगे। इनके जितने फोन नंबर हैं, ये फोन नंबर हैं, सूत्र हैं सबके। अब क्या होता है, जब हम कार्रवाई करते हैं तो ये इनको पीड़ा होती है कि अननेसेसरी, अरे जब व्यक्ति गायब है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो जो भी हमें जहां तक हम समझ पाएंगे, फोन नंबर हो, लोकेशन हो, उसके संबंधी हो, उनको शेल्टर देने वाले हो, इन सब पे तो निगाह भी की जाती है ना। पुलिस प्रशासन पूरा भरोसा तो करें। कोई यहाँ ज्योतिषी नहीं बैठा हुआ जो घटना कर। देवेंद्र जी, कैसे भरोसा करे लोग पुलिस पे? कैसे भरोसा करे? पुलिस की सुरक्षा में लोगों को मार दिया जाता है। क्या आरिफ जी इस तरीके से भरोसा किया जाए पुलिस पे? बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। इस तरीके से जहां पर इतनी सुरक्षा होती है, जब उन जगहों पर लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम जगहों पर सुरक्षा की गारंटी सरकार की नहीं है। और जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। आज लोग ये सोचते हैं कि हम सुबह घर से निकलेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इस पर भी संशय है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार पुरानी घटनाओं से कोई सीख नहीं लेती है। जौनपुर कोतवाली में जो घटना, कचहरी में, जौनपुर कचहरी में जो फायरिंग हुई थी, अगर उससे सरकार सीख ली हुई होती तो कल की घटना ना हुई होती। ठीक है, देखिए आरिफ जी, अगर सरकार को सीख लेनी होती तो वो अतीक अशरफ हत्याकांड से भी लेती, लेकिन सरकार ने सीख नहीं ली। देखिए देवेंद्र जी, अभी आपने बखूबी जिक्र किया कि जब कोई अपराध होता है तभी उसका खुलासा होता है कि वहां पर कमियां क्या थी। तो चलिए मैं आपको बता दूं, 13 फरवरी 2017 का वो समय था जब लखनऊ बार के संयुक्त सचिव संजीव लोधी पर भी बम से हमला किया जाता है, वो भी कोर्ट परिसर के अंदर ही किया जाता है। 2017 में तो आपकी सरकार थी, फिर ये गलती कैसे हुई? और अगर गलती हुई तो फिर उससे आपने सीख क्यों नहीं ली कि 2023 में एक बार फिर से उस कचहरी के अंदर से, उस कोर्ट परिसर के अंदर से ऐसी खबरें आती हैं? जी, मेरा अपने अधिवक्ता भाई से आग्रह भी है, उन्होंने बात उठाई तो बात थोड़ा सा सुझाव के तौर पे कि पुलिस कमिश्नर हो या जिलाधिकारी हो, अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं इनके प्रत्यावेदन का, इनके सुझावों का, तो हमारे मुखिया वही लखनऊ बैठे हैं, क्यों नहीं बाल के एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मिलकर ये प्रस्ताव बना के क्या क्या कमियां, क्या क्या होना चाहिए, उससे बात करें। इनको चेंबर, वकील क्या है, चेंबर चाहिए, बिल्डिंग में ये सुविधाएं चाहिए, पार्किंग चाहिए, सबका देते हैं। अगर ये सुरक्षा व्यवस्था करना तो इस पर भी मनन करें, चिंतन करें। 2 दिन 4 दिन बाद अगर लगता है कि डीएम और कमिश्नर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनकी बात को नहीं देख रहे हैं, उपेक्षा के भाव अगर दिखते हैं, तो निश्चित रूप से इनके सीमाओं के अंदर ये जाके माननीय मुख्यमंत्री से मिले, समय दे। डीजीपी वहां बैठता है, वहां पे गृह सचिव बैठते हैं, वहां पे चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, उनसे अपनी बात करें कि हम ये भेज रहे हैं, इसके बाद इसका संज्ञान नहीं ले रहा, कौन, अगर कोई घटना होती कौन जिम्मेदार होगा।
तो मेरा सुझाव है कि इस पे भी ये लोग सकारात्मक पहल करें और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ। सर, अगर आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है तो फिर सरकार क्या कर रही है? तो फिर हम सभी चले मंदिर में, हम सभी हाथ जोड़े मंदिर में कि भैया ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी भगवान आप ही ले लीजिए। मंदिर में सब व्यक्ति जाते हैं। अभी भाई करे तो कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुबह निकलता है शाम को। तो वाकई में देखिए देवेंद्र जी, कुछ गलत नहीं बोला गया। के प्रवक्ता ने बिल्कुल साफ कह दिया कि सब कुछ भगवान भरोसे है, सब कह दिया आपने। धन्यवाद सर, धन्यवाद। उसको तो आप भी बिल्कुल सही बात कही आपने लास्ट में जाके। पूरा सृष्टि का शुक्रिया वही करते हैं जी। ठीक है, सभी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सब अपने जिसको पे आस्था रखते हैं उसके पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करना ये कौन सा नई बात है। ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए फुल प्रूफ योजना बने। मेरा बाद के अधिवक्ताओं से आग्रह है, एसोसिएशन से आग्रह है कि वो अपने सुझाव कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे इससे बचाव हो सकता है, इस पर एक प्रस्ताव बनाए, सुझाव दें। निश्चित रूप से सरकार उस पर कदम उठाएगी, ये विश्वास रखें, क्योंकि सरकार की बिल्कुल मंशा स्पष्ट है। अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, आरिफ हबीब जी 10 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी अभी कह रहे थे कि कोई बख्शा नहीं जाए। मैं समझता हूं कि इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है और उसकी कई वजह हैं। पहली सबसे बड़ी वजह जो है, जब किसी जात और धर्म को देख करके अपराधी और अपराध तय किया जाएगा तो निश्चित रूप से आप कानून व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप जिस दिन अपराधियों की जात ढूंढना बंद कर देंगे और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे, मैंने इसी चैनल पर पहले भी कहा है कि निष्पक्ष रूप से अगर कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था आपकी सुदृढ़ हो जाएगी, कंट्रोल में रहेगी। लेकिन जब तक सरकार जात धर्म के नाम पर अपराधियों का वर्गीकरण करेगी तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हम इस पे रोक नहीं लगा पाएंगे, चाहते हुए भी नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अभी आपने बखूबी जिक्र किया कि अपराधी बस अपराधी होता है, उसे किसी जाति धर्म का रंग देके बचाना या उसे जेल के अंदर पहुंचाना बिल्कुल भी मुनासिब मैं भी नहीं समझती हूँ। ठीक है, अब मैं सीधा रुक करती हूँ जी अर्जुन जी। हाँ, मैं आप ही का रुक करेंगे। आरिफ जी, थोड़ा सा इसमें आपका संशोधन करना चाहेंगे। अगर आप जात धर्म की बात कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी आरोप लग सकता है कि आपकी जब आप शासन सत्ता में थे तो आपने एक धर्म विशेष को के अपराधियों को बढ़ाया। और अगर आपका ही तर्क ले लिया जाए, आपके तर्क के हिसाब से आपने अपराधियों को बढ़ाया और वो अपराधी आज इस शासन सत्ता में भले वो तरीका गलत हो, मारे जा रहे हैं, उस तरीका का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। तो ये ना कहिए कि अपराधियों की जात दे करके, ठीक है अपराधी हर जात समाज में है, उसको ऐसे आप नहीं कह सकते हैं। ये आरोप आपके ऊपर उल्टा चिपक जाएगा अगर आप ये कहेंगे किसी आप जात समाज या धर्म को देख करके बढ़ाया गया। बस फर्क इतना है कि आपने जिनको बढ़ाया वो इसमें जो है गलत तरीके से इनका इनकाउंटर हो रहा है या वो बिना कानून के ये हमारे ऊपर आरोप है और ये आरोप सही नहीं है। आप देखिए, जितने भी अपराधी आज जेल में हैं, बड़े अपराधी, वो समाजवादी पार्टी की शासन से ही है जेल में। वो सिर्फ कहने के लिए जेल में से नहीं है, वो सिर्फ कहने के लिए जेल में। ये आरोप मेरे ऊपर लगता है, लेकिन ये आरोप हमारे ऊपर आरिफ जी उसी ये हमारे खिलाफ दुष्प्रचार है। आरिफ जी उसी जेल में रहते हुए हमने ये जो बड़े बड़े अपराधी पूरी शासन सत्ता चलाते थे, वहां पे बैठे हुए शासन सत्ता चलाते थे, वही अपराधी बैठ के जेल में जो है। आप इसका भी संज्ञान कभी नहीं, आरोप गलत है, मैं इस आरोप को नहीं मानता हूँ। आप माने या कभी ना भी माने, समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई भी अपराधी को धर्म और जात के नाम पर नहीं वो छोड़ा गया। देखिए आरिफ जी, आप इस बात को नकार नहीं सकते कि आज भी जनता जब 2012 में चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने बहुत सारे माफियाओं को टिकट न देने का काम किया था। ठीक है आरिफ, जब आपको यहाँ मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। देखिए आरिफ जी, आरिफ जी, अब आप इस बात को देखिए, आज भी अगर लोग गली चौक चौराहा नुक्कड़ पे खड़े होते हैं ना तो यही कहते हैं कि अतीक को कहीं ना कहीं संरक्षण देने वाली पार्टी आप ही की थी, क्योंकि आप ही ने उसे विधायक बनाया, आप ही ने उसे विधायकी का टिकट दिया था। ठीक है, लेकिन आप इस बात को नकार नहीं सकते कि आज जनता ये मानती है। देखिए जनक जी, अभी जिस तरीके से देवेंद्र जी
जी ने कहा कि भाई जो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आगे ऐसी जो घटनाएं हैं वो ना हो, यानी कि भैया चलो सब मंदिर में चलो, हाथ जोड़ो, क्योंकि बिल्कुल यानी कि सब चलो, मंदिर में चल के हाथ जोड़ो या मस्जिद में जाकर के इबादत करो कि अब ऐसी घटना ना हो, क्योंकि हम तो लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। देखिए वो तो भगवान से देखिए ना, अल्लाह के पास जाते माननीय हैं, मुख्यमंत्री इबादत करते हैं। जो सजाती है, हम गाजीपुर हम भी पूरे समाज के कल्याण की कामना करते किसी हैं। के ऊपर 70 मुकदमे है, किसी पे 100 मुकदमे है, किसी पे 40 मुकदमे हैं, और मतलब गंभीर धाराएं हैं, वो खुले घूम रहे हैं सब। बिल्कुल। तो आप किस सरकार को छोड़ सकते हो? आप किस सरकार को कह दो कि ये जाति के हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं? जनक जी, जात के आधार पे, जात और धर्म के आधार पे ऐसे काम होते थे कि इन्हीं सरकारों, जो पीछे की सरकारें थी, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का प्रयास करती। सर आपको इसीलिए लाया गया है ना, माननीय इसीलिए लाया गया है कि आप उससे डिफरेंस होंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी वापस लेने के लिए तो बहुत सारे ले लिए मुकदमे वापस, यही सरकारें थी, अब भी वही काम कर रहे हैं, तो वही बेहतर थे। उनको बार बार वापस ले लिए, सत्ता में आने के बाद इसलिए बच गए, ये समझिए, नहीं तो पूरा का पूरा आतंक बीजेपी में जो क्रिमिनल आ जाए, जो आपने बलात्कार, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्रिमिनल आ जाए, क्रिमिनल आ जाए, कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन एक तटस्थ होकर के हम दोनों सरकारों की आलोचना, जो ये हो रहा है ये भी गलत हो रहा है, और इससे पहले जो हो रहा था, जो अपराधियों को संरक्षण देके बड़ा अपराधी बनाया जा रहा था, वो भी गलत था। 10-20 हजार करोड़ रुपए के अपराधियों की संपत्ति हो गई है, ये बिना शासन सत्ता के सहयोग के नहीं हो सकती है। देखिए, अगर यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण देने की बात है तो हर एक पार्टी संरक्षण दे रही है, इसे हम नकार नहीं सकते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। फिलहाल समय हमें इतनी ही इजाजत देता है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि यूपी में कानून का राज कायम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, और जिस तरीके से भाजपा अपना पक्ष रखती है कि हाँ, ये भले ही सुरक्षा में चूक है, लेकिन आखिर इसको चूक कहते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है वो कब तक पल्ला झाड़ेगी। उमेश पाल हत्याकांड में भी मुखर होकर कहा था कि ये चूक है, उसके बाद अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ तो भी कहा गया कि ये चूक है, और अब जब ये बीते दिनों ये कांड हुआ तो भी कहा जा रहा है कि ये चूक है, इस पर काम किया जाएगा। काम कब किया जाएगा, आखिर सवाल तो यही है, क्योंकि लगातार सत्ता आप ही के हाथों में है। 2017 के बाद से 2022 में भी जब सत्ता आई तो सत्ता आपके हाथों में रही, लेकिन उसके बाद से ही उमेश पाल हत्याकांड हो जाता है, अतीक अशरफ हत्याकांड हो जाता है, और अब जिस तरीके से लखनऊ में, यानी कि इस पूरे हत्याकांड का इस बार एपिसेंटर रहा प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े भी जो है वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हुई है, क्योंकि साल 2021 और 22 में 501 लोगों की मौत पुलिस की अभिरक्षा में हुई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार भी लगाई थी कि आखिर किस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, यूपी की पुलिस काम कर रही है कि पुलिस की अभिरक्षा में लोगों की मौत हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद भी ना तो योगी सरकार ने उस पूरे मसले को गंभीरता से लिया और ना ही यूपी की पुलिस को दुरुस्त करने का काम किया। बस सिर्फ यूपी को आज तक दिया है तो सिर्फ कार्यवाहक डीजीपी। धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।